अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्श। स्टार्ट कर रहे हैं 10th मैथमेटिक्स को और मैंने ज़्यादा बोर करना ज़रूरी नहीं समझा तो एक्सरसाइज 1.1 की क्लास 0 रख दी। अब कई लोगों के माइंड में आएगा कि क्लास 0 भी तो बोरिंग ही होती है, ज़्यादातर जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी समझ कर ही हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे तो हमें सही से समझ आएगी। तो आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक, और 10th की जो भी एक्सरसाइजेज आएंगी इंशाल्लाह मैं उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया करूँगा। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, क्योंकि हमारा मानना यह है कि मैथमेटिक्स एक सीढ़ी की तरह होता है और अगर कोई स्टेप बीच में से मिस हो जाए तो सीढ़ी के पायदान मिस करने से इंसान के गिरने का अंदेशा बन जाता है। दैट्स वाई वी नीड टू फॉलो ऑल द स्टेप्स। तो हमें मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी 1.1 की क्लास 0 रख दी। थोड़ी सी बोरिंग रहेगी क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, जो हम पहले थोड़ा बहुत जानते हैं इस बारे में। फिर 2 इक्वेशंस हमें दी गई हैं बुक के स्टार्ट पे ही। बुक प्लीज़ सामने रखिएगा, दैट विल बी इंटायरली अ हेल्पफुल थिंग फॉर यू। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और शुरू पे ही बता दूँ, देखिए आपकी इंग्लिश मीडियम की भी बुक है और उर्दू मीडियम की भी बुक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के वर्ड्स यूज़ करते हैं, उर्दू मीडियम के वर्ड्स यूज़ नहीं करते। देखिए, मैं राय ये दूंगा कि जो उर्दू मीडियम के भी स्टूडेंट हैं मेरे भाइयों, मकसद ये है आपको बात ये कहने का, मैं उर्दू को बहुत पसंद करता हूँ, आई लव उर्दू लिटरेचर। लेकिन अगर आप आगे साइंस की फील्ड में जाने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़े या किसी भी फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएं, आईसीएस करें या एफएससी, आपकी सारी की सारी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, जो भी आप पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी अ इंटायरली इंग्लिश थिंग फॉर यू। तो बेटर यही है कि आप अभी ही मैथ्स की जो भी चीज़ें सीखने लगे हैं उनको अंडरलाइन करके उनके ऊपर लिख लें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और साथ साथ ये सीखें कि इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, इस वर्ड का इंग्लिश में क्या मीनिंग है। जैसे 2 दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपने सबकी इंग्लिश में नाम याद कर लेने हैं, और जहाँ दिक्कत आए, परेशानी आए, दोस्तों से, टीचर से, सबसे हेल्प लेनी है। मैं भी लेक्चर में कोशिश करूँगा जितनी हेल्प कर सकूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को भी सीखें। और सबसे अच्छा वे यही है कि आप रोज़ का इंग्लिश का कोई ना कोई नया वर्ड ज़रूर सीखा करें। अपने आप को होमवर्क दें कि मुझे इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपने ऑनलाइन काम करना है, आपने डील करना है डिफरेंट किस्म के आपके क्लाइंट्स को, तो बेटर यही है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है हमारी कि यहाँ पर जिसको इंग्लिश बोलनी आती है हम उसे लाइक समझ लेते हैं, चाहे उसे और कुछ भी ना आता हो। तो इंग्लिश इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू। सो विदाउट बोरिंग यू मोर, विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। सो एज आई ऑलरेडी नो दैट, मैंने आपको थोड़ा सा बोर कर दिया, तो जल्दी से अब शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, पहले नंबर सिस्टम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूँकि हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो नंबर सिस्टम में कुछ होता है कि कुछ नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको हम 1 से शुरू करते हैं और वो 100 ऑन जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ तक जाते हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे व्हाट इज़ सेट बाय सैयद बख्श, तो वो एक वीडियो आ जाएगी, वो भी अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो चुका है, तो सेट के तौर पे वो वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है, तो देख लीजिएगा, मे बी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए। होल नंबर्स, अच्छा नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम चीज़ है, 1 2 3 एंड सो ऑन। बस इनमें एक डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर भाई साहब आपको पता ही होगा वो 0 से शुरू होते हैं। बाकी इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, पॉजिटिव नंबर्स हैं। फिर आते हैं जेड भाई साहब, ये मैंने जेड लिखा है, मेरा जेड थोड़ा सा टेढ़ा सा है पर मेरा सा है, बट इट्स ओके। इसमें क्या होता है, देखिए जो लाइन नंबर होती है हमारी, 9th क्लास में हमने डिटेल से इस चीज़ को पढ़ा था, उसके सेंटर में 0 ओरिजिन, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़, ऐसे ही होता है ना। और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अगर हम देखें तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे जा रहा है। हमारा जो होल नंबर है वो 0 से शुरू हो रहा है और आगे जा रहा है। बट हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये क्या करता है, ये दोनों तरफ को पकड़ लेता है। ये भाई साहब कहते हैं मैं इस साइड पे भी जाता हूँ और इस साइड पे भी जाता हूँ और सारी की सारी गिनती मेरे पास आती है, 0 भी इंक्लूडेड है मेरे अंदर। तो ऐसा सेट जो सारे नंबर्स रखता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्रैक्शन की बात अभी नहीं हो रही, बटे की बात अभी नहीं हो रही, यानी 0 +1 और -1 दोनों, +-2 दोनों, +-3 दोनों, यानी प्लस माइनस में सारी वैल्यूज 0 इंक्लूडेड सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। मैं नेम यहाँ क्यों नहीं लिख रहा, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जनरल नॉलेज के तौर पे पता होना चाहिए। क्यों भाई साहब, हमें पता है रैशनल नंबर को शो करते हैं कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख दें, जैसे p/q में कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया 10/6, कोई भी नंबर, तो ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिखें उसे हम कह देते होते हैं हमारा रैशनल नंबर है। और क्यू के ऊपर अगर डैश डाल दें या क्यू डैश, तो इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ज़्यादातर ये वो नंबर होते हैं जिनको सॉल्व जब आप करते हैं
तो ये टर्मिनेट नहीं होते। आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग याद होगा कि फ्रैक्शन में नंबर को लिखा, डिवाइड किया, उसका आंसर आ गया, उसे कहते थे टर्मिनेटिंग, खत्म हो रहा है और आंसर ही नहीं आ रहा सर, 1/3 लिख के डिवाइड करना शुरू करो, उसका एंड ही कोई नहीं है, तो उसे कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर जो एंड ही नहीं होते, नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अभी टाइम नहीं है उन टॉपिक्स को डिस्कस करने का। शॉर्ट में ये कि जो नंबर रैशनल और कुछ नंबर होते हैं इरैशनल, अगर हम ये दुनिया के सारे नंबर इकट्ठे कर लें, सारे रैशनल भी और सारे इरैशनल भी, और इन दोनों के बीच में ले लें यूनियन, और सेट साहब ने पढ़े होंगे, आई होप सो। यूनियन का मतलब ये वाला सेट भी पूरा और ये वाला सेट भी पूरा। जब ये सारे नंबर इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। यहाँ तक जो कुछ आपको बोर किया गया उसके लिए सच में माजरत। अब हम बुक पे लौट के वापस आते हैं। ये थे हमारे नंबर्स, क्योंकि बात पता किसकी होने लगी है, बात होने लगी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। जी हाँ, जिस वजह से ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, क्योंकि अगर आपको रियल नंबर्स का नहीं पता तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जाने से बेहतर है पहले वो पता हो। यानी एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। रियल साइड का क्या मतलब है, रियल नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या मतलब है, इमेजिनरी नंबर्स। सर क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल देके। कुछ लोगों ने शायद डोरेमोन कार्टून भी देखे होंगे, उसमें शायद कोई एक एपिसोड आई थी कि सामने मिरर होता है, यहाँ दुनिया सीधी चल रही है और उस तरफ दुनिया उल्टी चल रही है। तो पॉइंट ये है कि जो रियल दुनिया में चल रहा है, जैसे आप अपने सामने कोई रेक्टेंगुलर मिरर रख लें या कोई ऐसा मिरर रख लें जो चीज़ को उल्टा दिखाता है, ठीक है, वर्टिकल कर देता है या हॉरिजॉन्टल, जिस तरह भी आप कह रहे हैं उल्टा देता है, इस तरह समझ लीजिए आसान लफ्जों में। तो आप रियल हैं और वो जो पलट के उल्टा दिखा रहा है वो इमेजिनरी है, वो रियल नहीं है। तो दो तरह के नंबर होते हैं दुनिया में, एक होते हैं रियल नंबर्स, ये रियल नंबर थे सारे जिनकी हमने अभी बात की, और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। यूज़ कहाँ होते हैं अभी इस बारे में भी बात कर लेंगे, डोंट वरी, क्योंकि हमारे 4G 5G सिग्नल्स और दुनिया में बेतहाशा जगह पर ये यूज़ होते हैं। जिन्हें इनको यूज़ करते हैं इनकी टाइमिंग फाइंड की जाती है, डायरेक्शन फाइंड की जाती है। अभी टॉपिक पे आते हैं जो बुक में लिखा है। बुक में 2 इक्वेशंस बताई गई हैं, और ये जो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए यार। क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे और नॉलेज आना बेहद ज़रूरी है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इक्वेशन 1 में हमने एक इक्वेशन दी है x² - 1 = 0। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम 9 क्लास को अपनी याद करें तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी, जिन्होंने मेरे लेक्चर लिए थे, जिन्होंने किसी और से पढ़ा था, उन्होंने भी ये चीज़ सीखी होगी कि अगर हम ये बात करते हैं, खुद से ये बात करते हैं कि सर जो हमारा x² है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए वो 9 के इक्वल है, ठीक है, और हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अज्यूम करने को कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ स्क्वायर रूट कट जाएगा, x बाहर आ जाएगा, और 9 का जब स्क्वायर रूट ओपन करते थे तो +-3 लिखते थे। तो हमारा पॉइंट ये था कि प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। उसके पीछे रीज़न ये थी कि अगर आप +3 का स्क्वायर लो या -3 का स्क्वायर लो, ठीक है, तो हमें पता है कि पावर अगर स्क्वायर में हो तो माइनस खत्म हो जाता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 9 आएगा, माइनस भी है तो भी स्क्वायर अगर आए तो माइनस खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 9। तो हम ये बात करते होते थे, इफ़ आई रिमेंबर इट राइटली, कि हमें ये मालूम नहीं कि ये +3 से 9 आया कि -3 से 9 आया। सो दैट्स वाई व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ओपन द स्क्वायर रूट, जब भी हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे किसी भी नंबर का, जैसे x² = 25, ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर रूट ओपन करते हो इसका तो आंसर में क्या आएगा, दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर कट गया, x आ गया। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, x = √25। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ओपन करता हूँ तो +-5 आएगा ना भाई, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी को याद नहीं थी तो आई होप सो उसे ये याद आ गई होगी। यहीं से बात शुरुआत होती है, क्या भला, वो ये कह रहे हैं कि अगर x² -1 हो तो कोई परेशानी नहीं। कैसे, देखिएगा ज़रा, ये x² -1 है ना इधर, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं, ये तो हम जानते हैं। अब हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो इंग्लिश है ये हम लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब मैं क्योंकि टीचर हूँ, खड़ूस हूँ, तो जगह बचाने के लिए पूरा नहीं लिख रहा, आपने पूरा लिखना है, ओके। तो इधर भी स्क्वायर रूट के ऊपर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम ये जानते हैं कि 1 भाई साहब दुनिया की वाहिद वैल्यू है 1, कि इसकी कुछ भी पावर ले ली जाए, पावर हाफ लो, 1 लो, 2 लो, आंसर 1 ही आता है। ये हमें पता भी है और हम ये जानते भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने क्या किया कि हमने ये देखा, यहाँ से स्क्वायर कट गया, x भाई साहब बाहर आ गए। ये जब कटेगा तो हम ये जानते हैं +-1 आएगा। भाई +-1 क्यों आएगा, अभी अभी मैंने बताया, हमें ये नहीं मालूम कि -1 का स्क्वायर था कि +1 का स्क्वायर था, जिसको कट करके स्क्वायर रूट बाहर निकला। जैसे यहाँ पे ये +3 का स्क्वायर था कि -3 का स्क्वायर था, जिसको कट करके ये 9 भाई साहब बाहर निकले हैं। क्योंकि दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आए तो 9 ही आता है। आई होप सो आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि मकसद ये है कि स्क्वायर रूट जब भी ओपन होगा +- दोनों में आंसर लिखा जाएगा। दिस इज द रूल।
ये रूल आपकी समझ में आना चाहिए। मैं 4 की बात भी अगर कर लूँ कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 लिखा है, तो आपने जब लिखना है कि 4 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये चीज़ ये होती है ना, ये स्क्वायर कट जाता है और 2 भाई साहब बाहर आते हैं, तो याद रखना है प्लस माइनस दोनों में लिखना है, सिर्फ एक में नहीं लिखना, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी क्या आता है, 4 आता है। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आगे जो मूव करने लगे हैं वो स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आएगा। अब आगे वो भाई साहब क्या फरमा रहे हैं, इक्वेशन 1 तो हमें समझ आ गई, दिस इज वेरी सिंपल कि +-1। इक्वेशन 2 में वो कह रहा है x² + 1 = 0। यहाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, जहां से कहानी शुरू होती है हमारे इस पूरे चैप्टर की और इस एक्सरसाइज की, कि -1। अब मसला क्या आ रहा है, अब अगर यहाँ पे मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इशू क्या आएगा, ये हो गया x², इधर आएगा स्क्वायर रूट में -1, यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, यहीं से प्रॉब्लम शुरू। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो हमारे रियल नंबर्स की दुनिया से बाहर चला जाता है। स्टोरी समझ आ रही है आपको? मैंने इसलिए वो रियल नंबर्स की कहानी सुनाई कि स्क्वायर रूट में अंदर माइनस आ जाए तो उसका सोल्यूशन करना पॉसिबल नहीं नेचुरल मैथमेटिक्स के मेथड से। ये किसने कहा था? यूलर ने कहा था, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये राय दी थी कि स्क्वायर रूट में अगर माइनस आ जाए तो उन्होंने ये राय दी थी कि इसको सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करके नहीं लिखा जा सकता। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए तो उसको एक नई टर्म इजाद की तरह समझ लो, कि एक नई टर्म का नाम दे दो कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस आया है तो उसको हम अब से क्या कहेंगे, आयोटा। क्या कहेंगे? IOTA। अक्सर लोग इसको प्रोनाउंस ठीक करते हैं, स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, आर डाल देते, आयोटा नहीं, आयोटा। इसको आयोटा कहा जाएगा। यहाँ आई आ गया। मतलब क्या इस बात का कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी, जैसे हम ज़्यादातर जानते हैं कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर को लिखते हैं तो जी से डिनोट करते हैं पूरे नंबर को। इसमें एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है इमेजिनरी, यानी कि a + आयोटा भी। इसकी आगे डिटेल से बातचीत आएगी जब हम डिटेल से बात करेंगे भी। तो ऐसे नंबर को होल कंप्लीट नंबर कहते हैं, जिसमें एक पार्ट रियल नंबर का पार्ट है और एक पार्ट रियल नंबर, वही वाले रियल नंबर, ठीक है, एक रियल नंबर का पार्ट है और एक इमेजिनरी नंबर का पार्ट है। तो ये यूज़ कहाँ होते हैं, तो मैं अभी आपकी एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अज्यूम कर लेते हैं क्या 4G का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं या 5G का नेटवर्क यूज़, कोई भी नेटवर्क सिग्नल्स का यूज़ कर रहे हैं और सिग्नल वेव्स पे चलती हैं। वेव्स में दो चीज़ें मैटर करती हैं, क्या भला, ईमानदारी की बात है। एक तो उनकी स्ट्रेंथ कि वो कितनी पावरफुल है। मान लीजिए इंजीनियर ने एक स्टेटमेंट लिखी 3 + 4 आयोटा वेव्स सिग्नल्स के लिए। ये मैं बहुत कमाल की एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं इंजीनियर्स को अक्सर देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी माइंड में रखें कि सिग्नल्स के लिए 3 + 4 आयोटा। तो 3 जो है यहाँ पे वो शो करता है, ये माइंड में रखिएगा, इसकी स्ट्रेंथ को, कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। और जो हमारे 4 भाई साहब है, ये मज़ेदार बात है, वो आयोटा के साथ आ रहे हैं, तो ये पता किस चीज़ को शो करते हैं, ये शो करते हैं डायरेक्शन को और टाइम को। जी हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे सिग्नल्स को हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू ही समझ पाए हैं अब तक। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना होते तो MRI स्कैन होता है, मे बी कई लोगों को पता हो, मैं फिर टॉपिक पे लौट के आता हूँ, लेकिन जनरल नॉलेज के तौर पे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो बॉडी की MRI स्कैनिंग, ब्रेन की MRI स्कैनिंग, किसी को अगर चोट लग जाती है उसकी हड्डियों की, उसकी बोन्स की स्कैनिंग, तो MRI स्कैन किया जाता है। वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू ही रियल नंबर की तरफ इमेज क्रिएट करने में हेल्प करता है। वैसे ही अगर आप कोई वॉइस सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई नाच सुन रहे हैं, या मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद जब पोस्ट एडिटिंग करता हूं तो नॉइस को रिडक्ट करता हूं, नॉइस को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो नॉइस कैंसिलेशन की जो फैसिलिटी है, इफेक्ट्स हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ होते हैं। तो ये इतनी जगह पर यूज़ होते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। तो आयोटा की इजाद क्यों की गई कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आयोटा, यानी आयोटा उसका नाम है। एक छोटी सी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा बोर्ड भी क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक और क्लियर करना है, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ही वो क्वेश्चंस करवाऊं। अभी दो टॉपिक आपकी बुक में बताए गए हैं, उन पे भी डिबेट कर लें। बोर्ड क्लियर करके ना एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, फिर हम टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे आयोटा के बारे में, लेट्स कंटिन्यू दैट टॉपिक। कि आयोटा के बारे में हमने बात अभी यूं की थी कुछ, कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो हम उसे कह देते हैं कि ये चीज़ आयोटा के इक्वल है। ओके, लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल फर्दर मोर। अब अगर मैं ये कह दूं, ठीक है, कि दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, आप इसी बात को कंसीडर कर लीजिए कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। तो अगर मैं यहीं पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, कि मैं कहूँ यार टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
बल्कि एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से समझ आए, कोई डाउट ना रहे। हमने ये स्टेटमेंट अपने माइंड में रखनी है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ही करके लिख देता हूँ ताकि हमारे माइंड से ये बात कभी निकले ही ना कि स्केयर आयोटा किसके इक्वल होता है, स्केयर रूट -1 के। जहाँ स्केयर रूट -1 आएगा वहाँ पे हम आयोटा लिख देंगे। ऑलराइट, अब मैं इस स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ और कहता हूँ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप पूरा लिखिएगा, मैं थोड़ा फ़ायदा उठाता हूँ टीचर होने का, पूरा नहीं लिखता। ओके, अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लेता हूँ, इधर भी और इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया, तो याद क्या होगा कि यहाँ से तो स्केयर रूट कट जाएगा और इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, यानी आयोटा का स्केयर आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1। इट मीन्स कि अगर कहीं लिखा हो आयोटा तो वो किसके बराबर है, स्केयर रूट -1 के। पहली स्टेटमेंट याद रखने के लिए। दूसरी कि अगर कहीं लिखा हो आयोटा का स्केयर तो वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है -1 के। क्या कह रहे हैं सर, लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू, कि अगर खाली आयोटा है तो स्केयर रूट -1 के इक्वल है, और अगर आयोटा स्केयर है तो वो किसके इक्वल है, -1 के। एक और एग्जांपल इसी की आगे कर लेते हैं और अच्छे से समझ आएगी, मुझे उम्मीद है कि समझने में आसानी हो जाएगी आपकी। ओके, मान लीजिए खुद से हम अज्यूम कर लेते हैं कि लिखा है x इज इक्वल टू स्केयर रूट -4। ये मज़ेदार एग्जाम्पल है, ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो इस पर किसी का एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स कि अगर कहीं लिखा हो स्क्वायर रूट ए बी तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी, क्योंकि इन्हें सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने क्या किया, -1 अलग कर लिया, स्क्वायर रूट 4 अलग कर लिया। अब होगा क्या, ये जो स्क्वायर रूट 4 है हम जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर रूट -1 है, अभी इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब होगा क्या, दैट इज इंटरेस्टिंग, ये तो कट गया, इसकी जगह मान लीजिए 2 आ गया, और ये जो स्क्वायर रूट -1 है इसकी जगह क्या आएगा, आयोटा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये आया। अभी सिर्फ समझाने के लिए है, अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपके ब्रेन में डाल रहा हूँ, ब्रेन का भी ना स्टमक होता है ना, तो अगर खाना ज़्यादा चला जाएगा तो हाजमा ख़राब हो जाएगा। तो आइडिया सिर्फ ले लीजिए, अगर थोड़ा सा कम भी समझ आ रहा है तो गुजारा करेगा, क्योंकि 1.1 जब हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीट होंगी और वो दोबारा से अच्छे से समझ आएंगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब 2 चीज़ें रह गई आगे, एक है रेक्टेंगुलर फॉर्म, किस चीज़ की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, और एक है इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों को हमने डिस्कस करना है, उसके बाद ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। और पूरा लेक्चर समझना क्यों ज़रूरी है भाई, आप ही का फ़ायदा है, आपको वो चीज़ें आती होंगी जो बाकी क्लास फेलोज को में भी ना आती हों, और अगर उन्हें नहीं आती तो सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। सर क्या कह रहे हैं, हम तो आगे से आगे बाकियों से आगे निकलना चाहते हैं, बाकियों से आगे निकलना है लेकिन उन्हें भी साथ लेकर चलना है। ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जो तुम तक पहुंचा है उसे आगे पहुंचाओ। तो जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले सबसे शेयर करनी चाहिए, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ आती है मैं बाकियों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या कहती है कि एक ऐसी इक्वेशन, जी से ही ज़्यादातर इसको डिनोट किया जाता है, जिसमें 2 नंबर आते हैं। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कोई कहे कि इनको अलग करो तो आपने याद रखना है कि इसको लिखने का तरीका ये है कि रियल पार्ट ऑफ z इज x, ठीक है, एंड इमेजिनरी, इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। अच्छा, इसके साथ कुछ लोग आयोटा लिख देते हैं, आपने आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ y लिखना है, क्योंकि आयोटा के साथ जो लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये हिस्सा इमेजिनरी का है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी आपको वेव्स के बारे में, कि लिखा है 3 + 4 आयोटा और इसको z से डिनोट कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि z का जो रियल पार्ट है ना r से, वो 3 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इस z का, इसको z3 कह देते हैं, ठीक है। इस z3 का स्टेटमेंट को कोई भी नाम दे सकते हैं ना, मैंने z3 दे दिया। तो z3 ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो 3 है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 है, आयोटा साथ नहीं आएगा। इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई एम क्वाइट श्योर कि समझ आ रहा है। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके रिपीट करके देखिए, मुझे काफ़ी तसल्ली है कि आपको समझ आएगी। फिर भी डाउट हो रिपीट करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा कि सर यहाँ पे थोड़ी सी तहम्मुल रखिए, थोड़ा स्पीड से आप पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्लो कर दीजिए। मैं आपके कमेंट सेक्शन को अच्छे से रीड आउट करूँगा और समझ के फिर कंटिन्यू करूँगा। इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। इक्वालिटी का क्या मतलब, वो ये कहना चाहता है कि अगर 2 इक्वेशंस हों, जो कि अभी आगे हम फाइंड आउट भी करेंगे, तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में इक्वालिटी क्या होगी। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखें ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनके बीच की फाइंड आउट क्या करनी है, इक्वालिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, वेरी वेरी इजी। आपने करना क्या है, z1 इज इक्वल टू z2। किन की बात हो रही है, रियल नंबरों की। मिसाल के तौर पे रियल पार्ट ऑफ z1
इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। अच्छा मेरा Z अगर बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, जब से इंजीनियरिंग हुई है राइटिंग बहुत ख़राब हो चुकी है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सर क्या कह रहे हैं, अभी करके समझाऊंगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, डोंट वरी। शुरू करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 का रियल पार्ट कौन सा है, X1। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में देखो तो इसमें रियल पार्ट क्या है, X1, ये आपका रियल पार्ट, तो मैंने लिख दिया, यही चीज़ थी ना इधर। चले मैं आपको आप ही के तरीके से बताता हूँ, अभी सिर्फ रियल पार्ट की बात करते हैं, इमेजिनरी की बात में करते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 का रियल पार्ट क्या है जी, X1, ठीक है। और रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट क्या है, X2। खत्म, बस इतना ही था जी, हाँ बस इतना ही था। वैसे ही अब बताना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो आप खुद ही देखिए, एक सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जीनियस है हम, हमें आता है थोड़ा बहुत, कि इमेजिनरी पार्ट में अगर हम Z1 का हिस्सा देखें, Z1 के अंदर कौन सा हिस्सा जो अयोटा के साथ लिखा है, सर अयोटा के साथ तो Y1 लिखा है, तो बस यही Y1 ही हमारा Z1 का इमेजिनरी पार्ट है। और Z2 में इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ लिखा वो क्या है, Y2, ये Y2 है। खत्म जी, बस इतना ही। तो बात बुक में ये हो रही है कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, जब भी की इक्वेशन लिखी जाती है a प्लस अयोटा b या x प्लस अयोटा y के चक्कर में, तो जो सिंपल वैल्यू होती है उसे रियल नंबर कहा जाता है, और जो अयोटा के साथ होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया। और जो रियल पार्ट है वो हमारी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है सिग्नल की। ये एक एग्जाम्पल थी 4G और 5G सिग्नल्स की, और भी बेतहाशा एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने को नेट से मिल सकती हैं अगर आप सर्च करें तो। और इमेजिनरी पार्ट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, वो डिस्टेंस और टाइम को शो कर सकता है सिग्नल के। ये एक वेव्स की एग्जांपल है। ओके, अब बुक में एक एग्जांपल दी गई है इसी से रिलेटेड, हालांकि एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे एंड आई नो दैट कि मैं आपको बोर भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। अब बुक में क्योंकि एग्जांपल आई है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कर ही लेते हैं भाई। वो क्या रहे हैं, इफ़ 2x - 1 प्लस y प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 7 अयोटा हो तो x और y की वैल्यूज फाइंड करके दो। तो क्या मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। लेट्स डू दैट। थैंक गॉड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे ख्याल आ गया, वरना सारा गलत हो जाना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रीचेक कर लिया। अयोटा 4 के साथ नहीं था, बाहर था। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, अगर हम वही बात करेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो दो एरियाज हैं, जैसे यहाँ पे अभी बात हुई थी रियल और इमेजिनरी, तो हमें पहले उनको अलग अलग कर लेना है। जैसे इधर भी हमने यही किया था, रियल और इमेजिनरी को अलग कर लिया, यहाँ भी वही किया, यहाँ भी वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप रियल पार्ट की बात करो, क्या इस वैल्यू के साथ अयोटा कहीं लिखा है, नहीं इसके साथ नहीं लिखा, और इज इक्वल टू के माइंड में रखना है, ये इज इक्वल टू है, इसके लेफ्ट साइड की अभी सिर्फ बात हो रही है। इसके लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है वो है 2x - 1, इसके साथ अयोटा नहीं है, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू, ये जो बीच वाला इज इक्वल टू ये आ गया। उस तरफ किसके साथ अयोटा नहीं है, सिर्फ 5 के साथ नहीं है, तो 5 आ जाएगा। आई होप सो कि आप बात को समझ पाए हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, ग्रीनी मार्कर देख रहा था मैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये रियल पार्ट है, क्यों भाई, इनके साथ अयोटा नहीं है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल वैसे ही, जैसे इज इक्वल टू था, तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे अयोटा वाला पार्ट कौन सा है, y प्लस 4। अयोटा साथ नहीं लिखेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। हम सिर्फ वैल्यू को लिखेंगे अयोटा के बिना। और राइट साइड पे क्या वैल्यू है, 7, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। और एंडिंग पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो तो एक लम्हे का तवक्कुफ करो, रुक जाओ और आराम से तसल्ली से देखो कोई वैल्यू मिस तो नहीं हो रही। 2x - 1 प्लस y प्लस 4 इधर इज इक्वल टू के उधर 5 प्लस 7, बिल्कुल ठीक, सारी वैल्यूज कंप्लीट हैं, कोई वैल्यू हमने मिस नहीं की। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। देखिए 2x एज इट इज, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो 5 + 1 क्या बन गया, 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6। सर आपने तो स्पीड ही पकड़ लिया, सबवे वाले शूज़ पहन लिए हैं, रोलर स्कूटर पकड़ लिए। ये आता है ना, बहुत ईजी है कि ये जो -1 था उधर आके +1, 5 और 1 6, 2 जो मल्टीप्लाई था वो उधर आगे हो गया डिवाइड, और डिवीजन से कटिंग हो गई तो x आ गया 3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, मूव ऑन करते हैं आगे। इस तरह भी यही होगा, ये +4 है, उधर आके क्या हो जाएगा, -4। तो y का आंसर क्या आ गया, y का आंसर आ गया 3, ठीक है। देखिए +4 उधर जाके माइनस हुआ, 7 में से 4 गए, 3 आया। तो हम लिख देंगे कि हमारा जो रियल पार्ट है वो है यहाँ पे x और उसका आंसर क्या आया 3। और अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा, हालांकि उसने रियल और इमेजिनरी की बात नहीं की, ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसने सिर्फ x और y कहा था, वो हमने निकाल लिया। और यहाँ पे हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है जिसको हमने y कहा,
उसका आंसर क्या आया 3। अच्छा, दोनों का ही 3 आ गया, वाह। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। यहाँ तक कोई भी डाउट हुआ किसी भी किस्म का तो वीडियो को पीछे करके देखिए, वीडियो रिपीट करके देखिए, नोट्स बनाइए अपने हाथ से, खुद से अपने शुभ हाथों से लिखिए। फिर हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व आउट करना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह। बट इसकी प्रैक्टिस भी आपने कर लेनी है। नोट करने के बाद 1-2 दफ़ा ज़ुबानी रफ किसी पेज के ऊपर एग्जाम्पल ये वाली और इस तरह की 1-2 बातें ज़रूर अपने हाथों से गुजार देनी है। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।